हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है। और कोशिश है कि जिस तरीके से एनसीईआरटी में टॉपिक बाय टॉपिक इन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और यहाँ पर भी हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझें टॉपिक वाइज। तो इससे पहले दो वीडियोस के अंदर हमने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर किए थे और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो ये एनसीईआरटी का भी इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है और हमारा भी तीसरा टॉपिक। अगर आपने पिछली दो वीडियो नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गैमेटोजेनेसिस का मतलब जैसे कि आपको पता ही होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स बनेंगे गॉनेट्स में। जो गैमीट्स बनाते हैं वो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन भी कहलाते हैं। जैसे कि मेल के अंदर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है और फीमेल के अंदर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन ओवरी है। तो ये जो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में बनेंगे स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवरीज में बनेंगे ओवम बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। इधर बड़ी शानदार लाइन एनसीईआरटी बताई गई है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बड़ा बेसिक सा एक डिफरेंस है कि एक लड़के के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब वो बच्चा तकरीबन 13-14 साल का हो जाता है तब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक लड़की के अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाती है एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज मतलब कि अभी वो बच्ची इस दुनिया में आई भी नहीं है, पैदा भी नहीं हुई, वो अपनी अम्मी के यूट्रस में ही है। 6 से 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है तभी उसकी ओवरीज में, बच्ची की ओवरीज में ऊगोनिया बनना शुरू हो जाते हैं। तो इधर ऊगोनिया का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज पे स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे एक लाइन प्रीवियस ईयर में आ चुकी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड oogenesis स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। ये अल्फाज एनसीईआरटी में 6 से 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी पर oogenesis यानी ऊगोनिया का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या समझाया गया कि द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस in males and the ovaries in females produce gametes, that is sperm and ovum। समझ में आ रही बात आपकी? Respected by the process called gametogenesis। ठीक है। In testes the immature male germ cells spermatogonia produce sperm by spermatogenesis। immature male germ cells कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया के अंदर प्यूबर्टी में आने से पहले और फिर स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। The spermatogonia, single spermatogonium present on the inside wall of the seminiferous tubule, multiply by the mitotic division। अब बात समझने की है, जब आपने कट सेक्शन ऑफ द ओवरी पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर इंटरनली लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल। जब एक बच्चा प्यूबर्टी में एंटर करने वाला होता है, बिफोर प्यूबर्टी ऑल द मेल जर्म सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल माइटोसिस से कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया में। तो उसके टेस्टिस में जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती होगी एट द एज प्यूबर्टी तो उसमें फिर मेल जर्म सेल्स नहीं होंगे, स्पर्मेटोगोनिया होंगे। स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया भी बनते रहते हैं और कुछ स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर होती है मियोसिस, मियोसिस 1 ऑफ कोर्स, उससे बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपको 11th क्लास में सेल साइकिल सेल डिवीजन में बताया गया था कि मियोसिस में 2 स्टेजेस होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस हमेशा किसी डिप्लॉयड सेल में होती है और जब जब मियोसिस होगी तो पहले मियोसिस 1 के दौरान 1 से 2 सेल बनेंगे, वो दोनों सेल हैप्लॉइड होंगे और फिर होगी मियोसिस 2, 2 से बन जाएंगे 4 सेल। तो यानी मियोसिस के रिजल्ट में फाइनली 1 से 4 सेल बनते हैं। यही बात यहाँ पर भी समझाई गई है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगी मियोसिस 1 और उससे बनेंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगी मियोसिस 2 और उससे बनेंगे 4 स्पर्मेटिड्स। ये जो चारों स्पर्मेटिड्स हैं फिर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स के अंदर। स्पर्म बनने के बाद स्पर्म हेड्स वहीं अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मौजूद सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहते हैं, जिनसे कि लगातार नरिशमेंट हासिल करते रहते हैं और फिर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के उसकी ल्यूमेन में आते हैं, यानी सर्टोली सेल से निकल के ल्यूमेन में आते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। ये प्रोसेस कहलाता है स्पर्मिएशन और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेडिटेस्टिस, फिर वाज़ेफ्रेंशिया, फिर एपिडाइडमिस, फिर वाज डिफरेंस, फिर जैकुलेटर, यूरेथ्रा से फिर वो बाहर, जैसे कि आप पिछली क्लास में सुन चुके हैं। तो इधर ये जो इन्होंने गैमेटोजेनेसिस का सीक्वेंस बनाया सेल का, इसको जरा एक बार समझ लेते हैं। इन्होंने बताया कि द स्पर्मेटोगोनिया, सिंगल स्पर्मेटोगोनियम है प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बात हमारी पहले कट सेक्शन टेस्ट में हो चुकी है। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, या होगी माइटोसिस एंड इंक्रीज इन नंबर, यानी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बनते रहते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। इन्होंने एक बार वाजे किया है क्योंकि आपको मालूम है हमारी पूरी बॉडी डिप्लॉयड जाइगोट से बनी, तो हर सेल बॉडी का डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मतलब हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी मौजूद है। Some of the spermatogonia called the primary spermatocytes periodically undergo meiosis।
उनके अंदर मियोसिस स्टार्ट हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मतलब कि मियोसिस reduction division leading to the formation of two equal haploid cells called the secondary spermatocyte। यहाँ पर इन्होंने वाजे किया है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो दो इक्वल है, जबकि उधर आप oogenesis पढ़ेंगे कि जब सेकेंडरी साइट बनता है तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है, दूसरा सेल थोड़ा सा छोटा बनता है, उसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोला जाता है। which have only 23 chromosome each, the secondary spermatocyte undergoes second meiotic division to produce the 4 equal haploid spermatids। तो meiosis second डिवीजन बनेंगे 4 spermatids। What would be the number of chromosome in spermatids? अब meiosis 1 के बाद क्योंकि reduction division लग चुका है तो meiosis 2 के बाद भी जो नए सेल बनेंगे वो haploid ही होंगे, यानी कि हर एक spermatids के पास भी 23 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि ये भी secondary spermatocyte की तरह haploid ही होते हैं। The spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis। कई बार ये सवाल नीट में आया, spermatid से sperm का बनना is known as spermiogenesis। After spermiogenesis के बाद sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubule by the process called spermiation। यहाँ पर ये बात इसी अंदाज में कही गई है कि वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं, यानी कि वो सर्टोली सेल्स में से निकलते हैं और फिर कहाँ आएंगे, इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, और ये प्रोसेस कहलाता है स्पर्मिएशन। दो बातें हैं, ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये लाइन एनसीईआरटी में। और अभी 2-3 साल में नीट एग्जाम में सवाल आया था कि द स्पर्म्स बनने के बाद स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन। एक ही बात है, अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, तब भी वो स्पर्मिएशन ही कहलाएगा। ठीक है ना। मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, ये आगे था, मैंने थोड़ा कट करके इधर लगा दिया। उन्होंने बताया कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से दिखाया यहाँ पर एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बनते रहते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया से बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस के जरिए। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हुए मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, तो ये ऑफ कोर्स 1 से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। मियोसिस सेकेंड हुई, बने स्पर्मेटिड्स, और ये 2 से फिर हो गए 4। और फिर स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हुए स्पर्म के अंदर। स्पर्मेटिड्स से जब स्पर्म बनता है तो इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। स्पर्म बनने के बाद स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स एंड फ्रॉम सर्टोली सेल्स दे आर रिलीज इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। क्या कहलाता है प्रोसेस? स्पर्मिएशन। ठीक है। ये डायग्राम ने यहाँ भी दिखाया है कि मान लीजिए कि ये टेस्टिस के अंदर वाला मामला ने दिखा रखा है, इन्होंने दिखाया ये स्पर्मेटोगोनिया ये वाला है। स्पर्मेटोगोनिया ने दिखाया कि कन्वर्ट हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बने फिर स्पर्मेटिड फिर कन्वर्ट होगा स्पर्म के अंदर। साइड में सर्टोली सेल्स भी इन्होंने दिखा रखे। ठीक है। आगे बड़ी प्यारी सी लाइन इन्होंने हार्मोनल कंट्रोल को ले कवर की, उसका मैंने एक छोटा सा डायग्राम साइड में दिखा दिया। इन्होंने बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एक लड़की के अंदर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ जीएनआरएच। जीएनआरएच एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस से निकला जीएनआरएच, उसने हाइपोथैलेमस के नीचे मौजूद एंटी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, उससे निकले 2 हार्मोन एलएच और एफएसएच। एलएच जाके स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस को, एल से एलएच, एल से लेडिक सेल्स, और लेडिक सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस, और ये एंड्रोजेंस रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक का मामला है, ये वाली पूरी जिम्मेदारी है एंड्रोजेंस की। उधर एफएसएच दूसरा हार्मोन निकला था, एफएसएच स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को, जिसकी वजह से कुछ ऐसे फैक्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं दैट रेगुलेट स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। तो आप अपने जहन में 2 बातें बता लीजिए कि जब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक का जो ये सफर है ये एंड्रोजेंस की वजह से हो रहा है, और स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बन रहे हैं ये वाला मामला एफएसएच की वजह से हो रहा है। इस पर भी सवाल अभी नीट में 1-2 साल पहले आ भी चुका है। Spermatogenesis start at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH। कई बार नीट एग्जाम में लाइन आई। Thus, this if you recall is a hypothalamic hormone. The increased level of the GnRH then act on the anti-pituitary gland and stimulate the secretion of 2 gonadotropins LH and FSH। LH act on the Leydig cells and stimulate the synthesis and secretion of androgen। वही बात चल रही जो हम भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। एंड्रोजन फिर क्या करेंगे? इंटर्न स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर भी क्लियर रहे कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक की बात हो रही है। एफएसएच एक्ट करेगा सर्टोली सेल पर एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो मैंने इसको इस तरीके से चार्ट में समझाने की कोशिश की। मान लीजिए हाइपोथैलेमस है,
उससे निकाला जीएनआरएच ने स्टिमुलेट किया एंटीपिट्यूटरी को, एंटीपिट्यूटरी दो हार्मोन निकले एलएच और एफएसएच। एलएच ने एक्ट किया लेडिक सेल्स के ऊपर, उसने बनाना शुरू किया एंड्रोजन्स, एंड्रोजन रेगुलेट की स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड तक की लाइन आप यहाँ पर याद कर लें। एफएसएच ने स्टिमुलेट किया सर्टोली सेल को, सर्टोली सेल ने स्टिमुलेट किया कुछ फैक्टर को जिन्होंने रेगुलेट किया स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म तक की बात। बस इतना सही, ठीक है। आगे इन्होंने स्पर्म का डायग्राम एक्सप्लेन किया है। स्पर्म को अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड में न्यूक्लियस है, लार्ज एलोंगेटेड न्यूक्लियस, उसके आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर से बोला जाता है एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम है ये अपने अंदर से निकालता है स्पर्म लाइजेंस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं, जब आप ओवम का डायग्राम पढ़ेंगे आगे तो आप देखेंगे ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स हैं, जोना पैलिसोइडा है, कोरोना रेडिएटा है। उन कोरोना रेडिएटा वाले जो सेल्स हैं उनको जोड़ने के लिए हाइलुरोनिक एसिड है। तो इन तमाम लेयर को काटने के लिए एक्रोसोम अपने अंदर से स्पर्म लाइजेंस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकालता है। ये स्पर्म लाइजेंस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, ये उन लेयर्स को काट के स्पर्म को अंदर ओवम में दाखिल होने में मदद करते हैं। तो ये लाइन पूछी जाती है, एक्रोसोम का काम क्या है, सीक्रेट स्पर्म लाइजेंस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट हेल्प स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम। हेड के बाद आते हैं नेक में, नेक में एक सेंट्रियोल होता है और उसके बाद आता है मिडिल पीस, मिडिल पीस जो कि डायग्राम में चौड़ा सा नजर आ रहा है। इस मिडिल पीस के अंदर आपको नजर आएगी बीच में एक्सेल फिलामेंट, एक्सेल फिलामेंट जो कि 11th क्लास में आपने सेल सीलिया फ्लैजेला टॉपिक के अंदर एक्सोनीम जिससे पढ़ा था, इसमें 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल का वही है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को 9th क्लास से सुन रहे हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी बताती है, यहाँ पर भी एटीपी बनते होंगे जिसकी वजह से स्पर्म मूव करते होंगे, तैरते होंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो मिडिल पीस है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ये पावर हाउस ऑफ स्पर्म, पावर हाउस ऑफ स्पर्म, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ स्पर्म इसलिए कि इसको एनर्जी या स्पर्म को तैरने के लिए एनर्जी मिडिल पीस से मिलती है, या फिर इसको भी बोला जा सकता है एनर्जी सोर्स फॉर द स्विमिंग ऑफ स्पर्म। स्पर्म को तैरने के लिए जो एनर्जी मिलती है मिडिल पीस से ही मिलती है। उसका लास्ट में टेल है। टेल पर सवाल ऐसे पूछा है कि स्पर्म एक्वायर मोटिलिटी, स्पर्म जो तैरता है वो उसको मोटिलिटी किसकी वजह से हो पाती है, आप बोले टेल की वजह से। ऑफ कोर्स एनर्जी चाहिए एटीपी की शक्ल में जो कि मिडिल पीस दे रहा है। इतनी बात यहाँ समझाएगी। तो देख लेते हैं एक बार, स्पर्म का डायग्राम है, इसमें आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रखी है, आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम जो कि अपने अंदर स्पर्म लाइजेंस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकालता है। इसके अलावा बीच में दिखा रखा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एलोंगेटेड हैप्लॉइड, हैप्लॉइड ही हो गैमीट है। तो इधर ये नेक है, नेक के बाद ही नीचे एक्सेल फिलामेंट दिखा दी मैंने डायग्राम में, और ये मिडिल पीस, मिडिल पीस को बुलाया था पावर हाउस ऑफ स्पर्म। माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है जो कि एनर्जी सोर्स है फॉर द स्विमिंग ऑफ स्पर्म। लास्ट नजर आ रही है टेल, टेल को आप फ्लैजेलम भी बोल सकते हैं जो कि मोटिलिटी देता है, स्पर्म को तैरने में मदद करता है। Let us examine the structure of sperm. It is a microscopic structure consisting of the head, neck, middle piece and tail. A plasma membrane envelops the whole body of the sperm. Cell है ना sperm, तो बाहर plasma membrane तो होगी ही। The sperm head contains an elongated haploid nucleus. आप याद कर लें इस लफ्ज़ को। And the anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome. क्या काम है इस acrosome का? The acrosome is filled with enzyme that helps fertilization of the ovum. मतलब ये sperm को अंदर दाखिल होने में मदद करता है, इसके से fertilization होता है। द मिडिल पीस possesses numerous mitochondria, बहुत सारे मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, which produce energy for the movement of the tail, that facilitate sperm motility essential for fertilization. आगे इन्होंने डेटा दिया है एनसीईआरटी में बड़ा शानदार से, उसमें आधी बात तो नीट में कई बार आ भी चुकी है और एक नया सवाल इस साल आपको मिल सकता है। मैं बताया कि एक बार के एजैकुलेशन में मेल के पेनिस से जो वाइटिश फ्लूइड निकलता है एट द एंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, मैं बताया कि वो जो सीमन कहलाता है वो है ना, तो बताया उन्होंने कि एक बार के एजैकुलेशन में मेल के पेनिस से 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म। ठीक है, ये सवाल पूछा जा चुका है। बताया कि फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, मतलब कि प्रेगनेंसी हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें से 200 से 300 मिलियन स्पर्म में कम से कम 60% स्पर्म ऐसे हो जिनका नॉर्मल शेप और साइज हो, यानी जो डायग्राम आपने अभी पढ़ा ऐसे हो, ऐसा ना हो टेल टूटी हुई है, हेड टूटा हुआ है। कम से कम 60% स्पर्म नॉर्मल हो, 20% और कम कर दिए, और कम से कम ये जो सही वाले स्पर्म है इसमें से 40% स्पर्म ऐसे हों जो कि विगरस मोटिलिटी शो कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये कही गई है कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, स्पीड बढ़िया उनकी, तब जाके फर्टिलाइजेशन हो पाता है। अगर इससे कम हुआ तो फिर फर्टिलाइजेशन में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। कि द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस। ये लाइन पूछी जा रही है, आप याद कर लें इसे। ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। तो वो उसे इनकरेक्ट बनाना होगा तो उल्टा कर देगा, 60% विगरस मोटिलिटी बोल देगा, 40% नॉर्मल शेप एंड साइज बोल देगा। तो जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं
टॉपिक पढ़ना अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट को समझना अच्छी बात है, लेकिन सीक्वेंस को भी फिक्स करना ज़रूरी है। अगर आप सीक्वेंस फिक्स नहीं करेंगे तो फिर सवाल गड़बड़ हो सकता है। तो पहले 60% को ही बोलना है, पहले नॉर्मल शेप एंड साइज वाली बात करनी है, बाद में 40% की बात करनी है और बाद में विगरस मोटिलिटी की बात करनी है। आपको दोनों पॉइंट याद है, लेकिन आप हमेशा ऐसे ही बोलें। सीक्वेंस आप कर देंगे फिक्स तो बहुत सारे सवाल गड़बड़ होने से आपके ठीक हो जाएं, गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, आगे रास्ते की बात की है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकले एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स, यानी कि फिर वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकल रेडी टेस्टिस में आए होंगे, फिर वाजा फ्रेंशियम, फिर आगे वो एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस वेज डिफरेंस से, फिर उसके बाद सेमिनल वेजाइकल, फिर प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर द मैचुरेशन मोटिलिटी ऑफ। अच्छा, एक और इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइन यहाँ पे कवर की है। इन्होंने बताया कि सिक्रीशंस ऑफ एपिडाइडमिस मेल एसेसरी डक्ट में वाज डिफरेंस सेमिनल वेजाइकल एंड प्रोस्टेट, दे आर एसेंशियल फॉर द मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये सवाल भी नीट में अभी तक आया नहीं है, तो हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले कि मैचुरेशन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए किस किस के सिक्रीशन जरूरी है। 4 नाम बोले इन्होंने, एपिडाइडमिस, वाज डिफरेंस, सेमिनल वेजाइकल और प्रोस्टेट। याद रहेगी वाली बात। तो the secretions of the epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for the maturation motility of sperms. ठीक, the seminal plasma along with the sperm constitute the semen। जो सेमिनल प्लाज्मा है, ये जो शुरुआत में हमारी बात हुई थी कि जो मेल एसेसरी ग्लैंड है, सेमिनल वेजाइकल है, प्रोस्टेट है, कॉपर्स ग्लैंड है, इनका जो सिक्रीशन है वो सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिला के सीमन कहलाता है। सेमिनल प्लाज्मा इज अ रिच सोर्स ऑफ फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। ये लाइन भी कई बार नीट में आ चुकी है। फिर आगे में बताया कि द फंक्शंस ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड द ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन्स। आगे में बताया कि जो मेल एसेसरी डक्ट हैं, यही रेडे टेस्टिस है, वाजा फ्रेंशिया है, एपिडाइडमिस है, वाज डिफरेंस है, और जो मेल एसेसरी ग्लैंड है, जैसे सेमिनल वेजाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड है, इन सब का जो डेवलपमेंट है, मैचुरेशन है, फंक्शनिंग, ये रेगुलेट होती है टेस्टिकुलर हार्मोन से, यानी कि एंड्रोजन से, यानी कि मेल टेस्टोस्टेरोन से। ठीक है, आगे बात की इन्होंने oogenesis की। oogenesis वाले टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ओवरी का डायग्राम समझ में आना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ। इन्होंने एनसीईआरटी में यह दिखाया कि इधर ये ओवरी का कट सेक्शन है, और ओवरी के जो जर्मिनल एपिथेलियम है वहाँ से कुछ सेल्स टूट के अलग हो जाते हैं, वो कहलाते हैं ऊगोनिया या फिर एग मदर सेल। क्या कहलाते हैं वो? ऊगोनिया या फिर एग मदर सेल। अब होता यह है कि बच्ची के पैदा होने से पहले ही सारे के सारे ऊगोनिया रिप्लेस बाय प्राइमरी oocyte। तो बिफोर बर्थ ऑल द ऊगोनिया रिप्लेस बाय प्राइमरी oocyte। जिस तरीके से प्यूबर्टी के दौरान स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बनते रहते हैं, उसी तरीके से लड़की की ओवरीज में भी ऊगोनिया से ऊगोनिया बनते रहते हैं। वो बात अलग है कि ऊगोनिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था 6 to 8 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। सो एनसीईआरटी में ये वाली बात बोली गई थी कि oogenesis बिगिंस एट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, और बच्ची अभी अपनी अम्मी के यूट्रस में ही है और उसकी ओवरीज में ऊगोनिया बनना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे ऊगोनिया ज़्यादा होने लगते हैं, मैक्सिमम 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पहुंच जाते हैं। खैर सब पूछा नहीं जाता। डिलीवरी होने से पहले ही, बच्ची की दुनिया में आने से पहले ही सारे के सारे ऊगोनिया चेंज हो जाते हैं प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte जो उसी के बाद में सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होना है, तो उसके नरिशमेंट का भी इंतजाम रखा ऊपर वाले ने। जिस तरीके से स्पर्म के नरिशमेंट के लिए टेस्टिस में सर्डोली सेल्स होते हैं, उसी तरीके से ओवरी में oocyte के नरिशमेंट के लिए ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं। तो होता है जैसे ही प्राइमरी oocyte बनता है, इसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स की एक लेयर आके लग जाती है। जब oocyte के चारों तरफ एक सिंगल लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स की आ जाती है, तो ये कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। फिर और लेयर आ जाती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, एक मोटी सी लेयर थीका भी आ जाती है, फिर वो कहलाता है सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी फॉलिकल से वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। मान लीजिए सेकेंडरी फॉलिकल डायग्राम दिखा रखा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में। इस बीच थीका भी, थीका इंटरनल, थीका एक्सटर्नल कन्वर्ट हो जाती है बाहर। अंदर ग्रैनुलोसा सेल से एक फ्लूइड निकलने लगता है, जिसकी वजह से हल्की हल्की सी कैविटी भी नजर आ रही है। बाद में कैविटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और ये फिर कहलाता है टर्शरी फॉलिकल। जो कैविटी अंदर बनी ये कहलाती है एंट्रम, ये हम फॉलिक्यूलर एंट्रम कह सकते हैं। जब नया नया टर्शरी फॉलिकल बनता है तो उसके अंदर प्राइमरी oocyte ही होता है। प्राइमरी oocyte असल में था तो प्राइमरी फॉलिकल से, और ये प्राइमरी oocyte जो बना था, बनते ही एंटर कर जाता है मियोसिस फर्स्ट के अंदर, लेकिन मियोसिस फर्स्ट रुक जाती है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। और इधर जो टर्शरी फॉलिकल बनता है, तब जाके टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte। इसी बीच जो ये टर्शरी फॉलिकल था, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं मैच्योर फॉलिकल के अंदर। ग्राफिन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte ही होगा, और उसके चारों तरफ एक मोटी सी लेयर बन जाती है, जिसे बोला जाता है जोना पेलोसिडा। क्या बोला जाता है? जोना पेलोसिडा। तो एक लाइन ये पूछी भी जाती है एनसीईआरटी की लाइन से, पूछी जा सकती है फिर से, जोना पेलोसिडा बनाता कौन है? सेकेंडरी oocyte। फिर क्या होता है? ग्राफिन फॉलिकल फूट जाता है।
LH हार्मोन की वजह से। ग्राफिन फॉलिकल फूटेगा तो उसके अंदर से निकलेगा बाहर ओवम, या फिर हम बेहतर है कि बोल दें सेकेंडरी oocyte। अब नई एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, इसकी जगह इन्होंने इस साल वाले एडिशन में सेकेंडरी oocyte कर दिया, जो कि ज़्यादा बेहतर नाम। तो रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओवुलेशन। ओवुलेशन, अब ओवुलेशन हुआ तो हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए, उसके लिए एंडोमेट्रियम को तैयार करना होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चाहिए होता है। तो जो फूटा हुआ ग्राफिन फॉलिकल था ये LH हार्मोन की वजह से ही कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम निकालता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी। यही प्रोजेस्टेरॉन तैयार करता है एंडोमेट्रियम को, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी तो होगी नहीं। तो इधर 24वें 25वें दिन पता चल जाता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो फिर इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, तो फिर ये कॉर्पस लूटियम डीजनरेट कर जाता है इनटू कॉर्पस एल्बाइकम। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि डीजनरेटेड कॉर्पस लूटियम इज नोन एज, आपने आंसर बोलना है कॉर्पस एल्बाइकन्स। समझ में आ रही बात? तो पहले बना प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से बना फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्राफिन फॉलिकल, फिर ये फूट गया, हुआ ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान आप बोल देंगे ओवरी से निकला सेकेंडरी oocyte, और फिर रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हुआ कॉर्पस लूटियम में, और फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस लूटियम चेंज हो जाता है कॉर्पस एल्बाइकन्स में। ठीक है ना? इधर ये प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल तक का जो सफ़र है ये होता है FSH और LH की वजह से, मेनली FSH की वजह से। और नीचे जो ओवुलेशन हुआ फिर कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट किया, ये वाला सारी बातें LH हार्मोन की वजह से। ठीक है, एक बार देखते हैं एनसीईआरटी में क्या समझाया गया। अच्छा, जैसे उधर ये हुआ था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बने थे, सभी के बराबर साइज है, इक्वल इक्वल, एनसीईआरटी बार बार बोला गया था। इधर oogenesis के दौरान जब म्यूसिस फर्स्ट होती है प्राइमरी oocyte में, तो बड़ा सा सेकेंडरी oocyte बनता है, छोटा सा एक दूसरे से बोला था फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी अनइक्वल म्यूरिक डिवीजन हुआ। अब सेकेंडरी oocyte भी जब आगे डिवाइड करता है तो बड़ा सा ओवम बनता है और सेकंड पोलर बॉडी भी छोटी सी बनती है, यानी यहाँ पर भी अनइक्वल म्यूरिक डिवीजन हुआ। तो एक इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि वैसे तो मियोसिस के दौरान 1 से 2 सेल जो बनते हैं बराबर साइज के होते हैं, 2 से जो 4 सेल बनते हैं वो भी बराबर साइज के होते हैं, लेकिन oogenesis के दौरान अनइक्वल म्यूरिक डिवीजन देखा जाता है। ये सवाल भी नीट एग्जाम में आ चुका है कि अनइक्वल म्यूरिक डिवीजन कब देखा जाता है, बोलेंगे ड्यूरिंग oogenesis, जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तब भी और जब ओवम बनेगा तब भी। वैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनने में समय लग जाता है, क्योंकि प्राइमरी oocyte बनते ही अरेस्ट हो जाता है मियोसिस में, प्रोफेज फर्स्ट में। ऐसे सेकेंडरी oocyte से ओवम भी नहीं बन पाता फौरन, जब तक कि उसमें स्पर्म की एंट्री ना हो, तभी मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है। सेकेंडरी oocyte फिर अटक जाता है मियोसिस सेकंड में, कौन सी स्टेज में? मेटाफेज सेकंड में। तो पहला वाला प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट में, और दूसरा वाला मेटाफेज सेकंड के अंदर। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। The process of the formation of the mature female gamete is called oogenesis, है ना, आसान सी लाइन है, which is marked by the different from the spermatogenesis. oogenesis is initiated during the embryonic developmental stage। ये सवाल नीट एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसे याद रखें। बच्ची जब यूट्रस में होती है तभी उसकी oogenesis स्टार्ट हो जाती है, यानी oogonia का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। When a couple of the million gamete mother cells यानी oogonia are formed within each fetal ovary, 6 to 8 weeks of gestation से ही oogonia बनना शुरू हो जाते हैं। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ये बड़ी प्यारी लाइन है एनसीईआरटी, हो सकता है करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ ली जाए कि नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। पैदा होने के बाद कोई नया oogonia नहीं बनता है, क्योंकि पैदा होने से पहले ही ऑल द oogonia रिप्लेस बाय प्राइमरी oocyte। These cells start division and enter into the prophase first of the male division। ये बात कर रहे हैं oogonia की। oogonia में मतलब oogonia मैंने प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी oocyte फिर एंटर कर जाता है मियोसिस फर्स्ट के अंदर, लेकिन वो प्रोफेज फर्स्ट में अटक जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोडिंग स्टेज है, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता है। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन, यानी ये बात कर रहे हैं प्राइमरी oocyte की, एंड एंटर इनटू द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द म्यूरिक डिवीजन एंड गेट टेम्पररी अरेस्टेड एट दैट स्टेज। तो प्रोफेज फर्स्ट में अटक जाता है। अब आपने तो पढ़ रखा है प्रोफेज स्टेज में कई सारी लाइन है, कई सारे स्टेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो डिप्लोटीन स्टेज के अंदर वहाँ 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि इन सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन स्टेज लास्ट फॉर द मंथ्स और ईयर्स। तो वो वाली लाइन इशारा इधर की तरफ ही कर रही। These cells start division and to process for the music and get temporary arrested at the state called the primary oocyte। तो प्राइमरी oocyte के बारे में बताया जा रहा है कि वो प्रोफेज फर्स्ट में अटक जाते हैं। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of the granulosa cells and is called the primary follicle। तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जब एक सिंगल लेयर आ जाती है ग्रेनुलोसा सेल्स की, तो उसे प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है। ये सवाल नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं आया। A large number of these cells
A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. अब ये बता रहे हैं कि अच्छे खासे प्राइमरी oocyte खत्म हो जाते हैं पैदा होने से लेके प्यूबर्टी तक, और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हर एक ओवरी के अंदर 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। यानी कि प्राइमरी फॉलिकल ही रहते हैं प्यूबर्टी तक। प्राइमरी फॉलिकल फिर हर महीने जो ओवुलेशन होता है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है, हर महीने 6, 7, 8 प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। कोई एक ही कन्वर्ट हो पाता है और बाकी सब खत्म हो जाते हैं। हर महीने एक प्राइमरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है और एक ओवुलेशन हो जाता है। तो इन्होंने ये वाली लाइन बड़ी प्यारी है, नीट एग्जाम में अभी तक पूछी नहीं गई है। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट्स during the phase from the birth to puberty. Therefore, at puberty only 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। सवाल पूछ सकता है प्यूबर्टी के समय कितने प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं हर एक ओवरी में, तो आप बोलेंगे 60,000 से 80,000। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय द मोर लेयर ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल एंड न्यू थीका, एक नई लेयर थीका बन जाती, फिर ये कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल से बन जाएगा टर्शरी फॉलिकल। तो बाहर जो थीका लेयर बनी थी वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। अंदर जो ग्रैनुलोसा सेल्स थे वो अच्छा खासा फ्लूइड बाहर निकाल देंगे नरिशमेंट देने के लिए, तो अंदर एक कैविटी बन जाएगी फॉलिकुलर एंटरम, उसमें ये जो लिक्विड है ये कहलाएगा लिकर फॉलिकुलाई। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द टर्शरी फॉलिकल व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड द एंटरम, जो मैं डायग्राम में दिखाया भी था। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द थीका इंटरना एंड द थीका एक्सटर्ना, आउटर थीका एक्सटर्ना, इनर थीका इंटरना। ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर चल रहा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट, ये वाली लाइन सबसे प्यारी जो इन्होंने यहाँ बताया है कि टर्शरी फॉलिकल जब बनता है तो उस वक्त उसमें प्राइमरी oocyte ही होता है, लेकिन टर्शरी फॉलिकल लेवल पर प्राइमरी oocyte का म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और वो 2 सेल में कन्वर्ट होता है। अनइक्वल म्योटिक डिवीजन है, एक बड़ा सा सेकेंडरी oocyte, छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी। तो प्राइमरी oocyte का अच्छा खासा जो न्यूट्रिएंट वाला साइटोप्लाज्म वो मिला सेकेंडरी oocyte, क्योंकि उसे वैसे भी नरिशमेंट की जरूरत है, तो डेंस साइटोप्लाज्म इसी को मिलेगा। फर्स्ट पोलर बॉडी छोटी सी होती है। It is not attention that at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. It is an unequal division resulting into the formation of the large haploid secondary oocyte and a first polar body. बड़ा सा secondary oocyte, first polar body बना। The secondary oocyte retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. तो secondary oocyte क्योंकि बड़ा है तो अच्छा खासा nutrient-rich cytoplasm उसे मिला। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस? अब क्योंकि सेकेंडरी oocyte को नरिशमेंट की जरूरत है, वो तो साइटोप्लाज्म में मौजूद न्यूट्रिएंट से ही मिलेगा, इसलिए उसको न्यूट्रिएंट रिच डेंस साइटोप्लाज्म मिला और सेकेंडरी oocyte बड़ा है। अब जैसे मियोसिस सेकंड होती है तो फिर 1 से 2 सेल बनते हैं, तो सेकेंडरी oocyte भी फिर डिवाइड होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड होनी चाहिए। आगे एनसीईआरटी लिखती है कि जैसे 1 से 2 सेल बने मियोसिस फर्स्ट में, फिर 2 से 4 सेल बनते हैं, तो दूसरा सेल तो फर्स्ट पोलर बॉडी बना मियोसिस फर्स्ट के रिजल्ट में। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करेगी या नहीं करेगी, वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। तो ना तो वो इस फेवर में डिवाइड करेगी, ना वो इस फेवर में डिवाइड नहीं करेगी। इस पर भी नीट एग्जाम में सवाल बन चुका है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉन्ड आउट ऑफ दिस म्योटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट? एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। तो ना तो इस फेवर में डिवाइड करेगी, ना वो इस फेवर में कि वो डीजनरेट करेगी। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और द ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है ना, डायग्राम आप देख चुके हैं, ये ग्राफिन फॉलिकल बन गया था। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड द xenoplasiда। सेकेंडरी oocyte ने अपने चारों एक मेम्ब्रेन बनाई, ए सेलुलर मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन की, कहलाती जोना पेलोसिडा। द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ovum from the ovary by the process called ovulation, and the release of the secondary oocyte from the ovary is known as ovulation. Can you identify the major differences between the spermatogenesis and the oogenesis? इस पर नीट में सवाल भी आ चुका है। एक बेसिक डिफरेंस ये है कि spermatogenesis begins at the age of puberty and oogenesis starts during the embryonic developmental stage. दूसरा फर्क ये है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो इक्वल मियोटिक डिवीजन होते हैं, 1 से 2 सेल, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट बराबर साइज के, 4 स्पर्मेटिड बराबर साइज। लेकिन जब अनइक्वल मियोटिक डिवीजन हुए, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट का भी साइज बड़ा है और बाद में जब स्पर्म की एंट्री के बाद मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी तब भी ओवम का साइज बड़ा होगा और सेकंड पोलर बॉडी का साइज छोटा होता है। इधर डायग्राम में दिखाया है कि ऊगोनिया से पहले बने प्राइमरी oocyte, माइटोसिस के जरिए प्राइमरी oocyte एंटर किया मियोसिस फर्स्ट में बट अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट का पूरा होता होगा क्योंकि सेकेंडरी oocyte निकलेगा तो प्रायर टू ओवुलेशन, फिर रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte और साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी। एनसीईआरटी लिखती है डज द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड फर्दर और डीजनरेट? वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। सेकेंडरी oocyte फिर कन्वर्ट होगा ओवम में मियोसिस सेकंड के बाद, लेकिन मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट होगी, जब एंट्री होगी स्पर्म की,
आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऐसा नीट में सवाल आ चुका है। मियोसिस सेकंड गेट्स कंप्लीटेड और फिर ओवम बनेगा और सेकंड पोलर बॉडी। तो oogenesis के रिजल्ट में आपको मिलता है ओवम और सेकंड पोलर बॉडी, उधर एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी। तो टोटल आंसर देखा जाए तो oogenesis रिजल्ट मिला हमें 1 हैप्लॉइड ओवम एंड 2 पोलर बॉडीज, या 1 हैप्लॉइड ओवम अगर फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड हो गए तो टोटल 3 पोलर बॉडीज। तो फाइनल आंसर रहेगा कि oogenesis के रिजल्ट में मिलता है हमें 1 हैप्लॉइड ओवम एंड 2 और 3 पोलर बॉडीज। 2 और 3 आप तभी बोलेंगे जबकि आप इस फेवर में हो एनसीईआरटी की लाइन में कि डज द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड फर्दर और डीजनरेट, वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। कम समझ में आया तो एक बार आप दोबारा से लेक्चर को देखिएगा। कोई भी बात अगर आप समझ में नहीं आती आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने की। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।